कहाँ जा रही हो खुशी? वो ब्लैक कलर की शॉल को अपने आसपास लपेट कर तेजी से बाहर की ओर बढ़ी थी। जब नैना की पुकार पर उसके कदम रुक गए। स्कूल। उसने धीरे से जवाब दिया। जवाब देते वो वापस से अपना रुख मोड़कर आगे की तरफ बढ़ी थी। आज मत जाओ। नैना की आवाज़ बहुत अजीब सी थी। क्यों? आज ऐसा क्या है? वो किसी भी कीमत पर उसकी बात मानकर रुकना नहीं चाहती थी। घर वालों से लड़कर उसने यहाँ की लड़कियों के लिए एक छोटा सा स्कूल बनवाया था, जहाँ वो उन्हें शिक्षा दे रही थी। ब्रजेश चौधरी ने तुम्हारे स्कूल की बिल्डिंग गिरा दी है। नैना ने ये बात ऐसे बोली थी जैसे कोई बहुत नॉर्मल सी बात हो, जबकि खुशी को लगा कि उसके सर पर आसमान गिर गया हो। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? खुशी ने फटी फटी निगाहों से भाभी की ओर देखते हुए पूछा, तो नैना ने कंधे उचका दिए। उनका इलाका है, कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें बहुत सारे हक देने को कहा था उन्होंने, तुमने ही इनकार कर दिया। अगर इनकार न करती तो आज हम कहाँ से कहाँ होते। नैना उसकी तरफ तंज करती वहां से हट गई, जबकि खुशी ने हैरत से अपनी भाभी को देखा। उसे बहुत तकलीफ हुई थी अपने स्कूल के बारे में सुनकर। अपने भाई से लड़कर उसने स्कूल की बुनियाद रखी थी, मगर उसका ये सपना अधूरा रह गया। वो कुछ सोचती तेजी से बाहर की तरफ बढ़ी। उसके स्कूल का फासला लगभग 20 मिनट का था, लेकिन रास्ता इतना खराब था कि वो मुश्किल से ही स्कूल पहुंचती थी। इन रेतीले टीलों पर चलना आसान काम नहीं था, मगर अपने गांव की औरतों को शिक्षा देने की खातिर उसने ये बहुत बड़ा कदम उठाया था, जो शायद उसके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हुआ था। वो इस गांव पर राज करने वाले घटिया लोगों की नज़र में आ गई थी, जो वहां की बहन बेटियों की इज्जत के दुश्मन थे। उसकी खूबसूरती उसके लिए और भी नुकसानदायक साबित हुई थी। वहां का सरदार ब्रजेश चौधरी, जो उसके बाप की उम्र का था, जिसने अब तक न जाने इलाके की कितनी लड़कियों को जबरदस्ती अपने घर लाकर उनका इस्तेमाल किया था। इसके अलावा भी कई गैरकानूनी काम थे जो वो करता था। लेकिन वहीं उस घटिया इंसान का दिल खुशी की मासूमियत और बेपनाह हुस्न पर आ चुका था। अब वो खुशी से शादी करना चाहता था। खुशी जैसे ही अपने स्कूल की गिरी हुई बिल्डिंग के पास पहुंची, वहां एक और खबर उसका इंतजार कर रही थी, जिसे सुनकर खुशी बेहोश होते होते बची। उसके स्कूल में आने वाली बच्चियों को उठा लिया गया था और ये सब ब्रजेश चौधरी के कब्जे में थीं। और उसने शर्त रखी थी कि बच्चियां तभी आज़ाद होंगी जब वो ब्रजेश से शादी पर राजी होगी। वहाँ खड़े आदमी और औरतें चीख पुकार कर रहे थे। उनके बच्चे गायब हुए थे, तो भला वो कैसे न चिल्लाते। जबकि खुशी उन सबकी चीखें और फरियादें सुन रही थी, उसकी अपनी आंखें भी भीग गई थीं। उसने तो इस गांव के लिए अच्छा ही सोचा था, मगर मासूम बच्चियों के साथ इन लोगों ने क्या किया था। मैडम जी, भगवान के लिए हमारी बच्चियों को बचा लें। आपके भरोसे ही तो भेजा था उन्हें स्कूल में। देखिए कैसे दरिंदे उठाकर ले गए हमारी बच्चियों को। अब क्या होगा उनका। प्लीज़ भगवान के लिए बचा लें उन्हें। उनमें से एक औरत तो उसके कदमों में गिरते सिसक उठी थी। खुशी का दिल दुख से भर गया। उन बच्चों की जिम्मेदारी उसने ली थी और अब उसका फर्ज बनता था उनकी सुरक्षा करना। उसकी आंखों में आंसू आ गए ये सोचकर कि उसका भाई तो किसी भी कीमत पर उसका साथ नहीं देता। खुशी को अपना आप बहुत अकेला महसूस हुआ। सरदार ब्रजेश आपको हवेली बुला रहे हैं, मैडम जी। ब्रजेश चौधरी के आदमी जो वहीं आसपास घूम रहे थे, सरदार का हुक्म उसको पहुंचाने उसके पास आए थे। जब उस आदमी की बात सुनकर खुशी डर के मारे कांप उठी। आज तक वो कभी भी सरदारों की हवेली नहीं गई थी, लेकिन आज आज ये कदम उठाना जरूरी था, भले उसकी खुद की कुर्बानी क्यों न चली जाती। सब लोगों की निगाहें बस उस पर टिकी थीं। उम्मीद भरी निगाह उम्मीद भरी निगाहें। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन उसका भाई उतना ही बेकार निकला था, जो सरदार के दिए लालच में अपनी बहन के सौदे को भी तैयार हो गया था। उसके भाई का कहना था कि इसमें गलत क्या है। वो सीधे तरीके से तुम्हारा रिश्ता मांग रहा है। अगर वो चाहे तो तुम्हें ज़बरदस्ती भी उठाकर अपने पास रख सकता है। इसीलिए दुश्मनी बढ़ाने से क्या फ़ायदा। सफाई से और समझदारी से मामले को सुलझाया जाए, जिससे कि हमारा भी कुछ फ़ायदा हो। वो कांपते कदमों से सरदार के आदमी के साथ चल पड़ी थी और उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई। गांव के लोगों ने आंसू भरी निगाहों से उसे देखा था, क्योंकि हर कोई सरदार ब्रजेश चौधरी की आदत को अच्छे से जानता था। अपने इलाके के लोगों की ज़िंदगी संवारने और उन्हें इस गुलामी से निकालने की खातिर उसने जो कदम उठाया था, वो उसी पर भारी पड़ने वाला था। मगर उसने किसी से कोई शिकवा नहीं किया था, खामोशी से खुद की कुर्बानी देने निकल पड़ी थी।
सरदार ब्रिजेश की हवेली पहुंचते ही खुशी को अंदर की तरफ ले जाया गया। उसने खुद को अच्छे से एक बड़ी सी शॉल में लपेटा हुआ था कि सिर्फ उसकी आंखों की सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हमारी खुशनसीबी कि आप हमारी हवेली में आईं। अचानक से ब्रजेश चौधरी की आवाज़ पर उसके कदम ठिठक कर रुके थे। वो यहाँ आना नहीं चाहती थी, लेकिन इन 15 लड़कियों की इज्जत और जान की खातिर उसे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया गया था। और यही बात उसने सामने वाले उस पत्थर दिल इंसान के सामने रखी थी। इन बच्चियों को छोड़ दो। ब्रजेश सरदार एक पलकों से देखता रह गया। उसने 2 शादियां कर रखी थीं और दोनों पत्नियां उसकी एक से बढ़कर एक थीं, लेकिन ये तो उन दोनों पर भारी थी। दोनों ही इसके पैरों की जूती के बराबर थीं। क्या कमाल की खूबसूरती रखती थी ये लड़की। शॉल में लिपटी उसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थीं और उन कातिल आंखों ने उसके होश कुछ पल के लिए सुन्न कर दिए थे। आज़ाद हो जाएंगी सब की सब, बस तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाओ। वो टांग पर टांग जमाए बड़े आराम से बोला था। ऐसा कभी नहीं होगा ब्रजेश सरदार, इन बच्चियों को छोड़ दो। वो धमकी देने लगी, लेकिन फिर अगले ही पल विनती भी कर बैठी, जिस पर ब्रजेश ठाकुर ने कहा लगाया, एक दिन का वक्त है तुम्हारे पास, सोच लो। चाहता तो ताकत के बल पर भी तुम्हें उठा सकता था, कोई मुझे रोक नहीं पाता। अभी भी चाहूँ तो तुम्हें कैद में डाल सकता हूँ। तुम्हारा वो भाई जो मेरे आगे दुम हिलाता है, वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं तुम्हें इज्जत से विदा करके लाना चाहता हूँ। इस बड़ी सी हवेली की मालकिन बनाना चाहता हूँ। तुमसे इस हवेली का वारिस पैदा करवाना चाहता हूँ। वो हर बात को कितनी आराम से कह रहा था, जबकि उसके बाप की उम्र का था ये आदमी। खुशी की सांस रुकने लगी थी। उस इंसान की आंखों से शैतानियत टपक रही थी। खुशी के पूरे वजूद पर एक बेबसी सवार हुई थी और इस बेबसी की हालत में उसने अपने कदम पीछे हटाए थे। सुन लो लड़की, अगर तुमने मेरा फैसला मेरे हक में न दिया तो सब लड़कियां कल आगे की तरफ रवाना कर दी जाएंगी, और आगे उनके साथ क्या होगा तुम अच्छे से जानती हो। फिर देती रहना अपने प्यारे से गांव वालों को जवाब। उसके बढ़ते कदम रुक गए थे। एक जख्मी नज़र उसने उस दरिंदे इंसान पर डाली और फिर भागती हुई हवेली से निकल गई। कैसे बचाती बच्चियों को, हे भगवान मेरी मदद कर, मुझे कोई तो रास्ता दिखा। मैं खुद को भी कुर्बान कर दूं बच्चियों की खातिर, लेकिन मैं भी अपनी इज्जत का सौदा कैसे कर दूं। वो घर पहुंचने पर भी इन्हीं सोचों में डूबी रही। सर में तेजी से दर्द उठ रहा था। कल तक का जवाब मांगा था उस आदमी ने, या तो खुद की कुर्बानी या फिर उन बच्चियों की। शाम तक किशोर ने अच्छा खासा घर में हंगामा मचा दिया था और उसने साफ कह दिया कि मैं तुम्हारा रिश्ता ब्रजेश चौधरी से तय कर चुका हूँ और शादी कल ही होगी। उसकी भाभी तो इस बात पर खुश हो गई थी, लेकिन खुशी अपने भाई की पत्थर दिली को देखकर रह गई। भाई तो बहनों के रक्षक होते हैं, उन पर जान छिड़कते हैं, लेकिन ये भाई तो लुटेरा था, अपने हाथ से ही बहन की जान लेने की दर पर था। मैं नहीं करूँगी उस इंसान से शादी, चाहे मेरी जान चली जाए। वो अपने लिए जमकर खड़ी हुई थी। मेरे सामने ये ड्रामेबाजी मत करो, वरना तेरे खुद की जान लेने से पहले मैं खुद ही तेरी जान निकाल लूँगा। मम्मी पापा ने आपको मेरी जिम्मेदारी सौंपी थी। भाई ये कैसा जुल्म कर रहे हैं मेरे ऊपर। मम्मी पापा को क्या जवाब? कौन से मम्मी पापा? वो एकदम से चिल्लाते हुए दहाड़ा था। क्या दिया उन्होंने मुझे? क्या किया उन्होंने मेरे लिए? छोटे से कसूर पर मुझे यहाँ इस चौधरी की कैद में देकर मुझसे बेफिक्र हो गए। अपनी सारी जमा पूंजी और बारिश के नाम पर वो जो एक घर मेरे हिस्से में था, वो भी बेचकर तुम्हारी पढ़ाई पर लगा दिया। मैं तो चाहता हूँ काश इस वक्त वो जिंदा होते और अपनी आंखों से देखते कि जिस तरह उन्होंने मेरा हक मारा, आज इस बेटी का क्या अंजाम हो रहा है, जिसे आप छोटी सी गलती कह रहे हैं। भाई वो गलती आपकी थी। चौधरी के सबसे ख़ास आदमी को आपने मारा था और चौधरी ने अपने उस ख़ास आदमी की जगह आपको मांगा था मम्मी पापा से, वरना वो आपको मार देता। मम्मी पापा मजबूर हो गए थे, इसीलिए आपको उस चौधरी के हवाले किया था। आप अपनी गलती दूसरों के ऊपर थोप नहीं सकते। वो चिल्ला उठी थी। जबान बंद रखो अपनी, कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हो। वो गुर्राता हुआ आगे बढ़ा। तुम पढ़ना लिखना चाहती थी ना, तो देखो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तुम्हारे लिए एक मुसीबत बन चुकी है। अब भूल जाओ इस पढ़ाई लिखाई को, जाकर उस चौधरी की गुलामी करो सारी ज़िंदगी। अब जब मेरे दिन फिरने वाले हैं तो तुम चाहती हो कि मैं फिर से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दूं, तो ऐसा नहीं होगा। कान खोलकर सुन लो, चौधरी से शादी हो रही है तुम्हारी, कोई जुल्म नहीं हो रहा। औरतें तो चाहती हैं उस हवेली पर राज करना, और ये राज तुम्हें मिलने वाला है। खुशियाँ मनाओ। किशोर उसके बालों से पकड़कर अपने शब्दों से उसके दिल को जख्मी करता
बाहर निकल गया था, जबकि खुशी कितनी ही देर अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई थी। क्या ये उसका सगा भाई था? उसे यकीन नहीं आ रहा था। चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। बहुत पहले कहा था तुमसे चली जाओ यहाँ से, मगर तुम्हारे सर पर अपने इलाके के लोगों की मोहब्बत का भूत सवार था। अब भुगतो जो हो रहा है तुम्हारे साथ। बेचारे गांव वाले रो रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो भी उनकी बच्चियों के साथ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ है। न तुम उन्हें घर से निकालती, न उनके साथ ये सब कुछ होता। अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, तुम्हें चुपचाप अपनी रजामंदी देकर ब्रजेश चौधरी से शादी कर लेनी चाहिए और फिर बाद में अपनी मर्जी से उससे अपनी बातें मनवा लेना। वैसे भी वो तो तुम्हारे हुस्न का दीवाना हुआ पड़ा है। उसकी भाभी जहर उगल रही थी और वो चुपचाप सुन रही थी। और हाँ, शांतनु की चिंता मत करना, उसे मैं समझा दूंगी। तुम्हारे पीछे नहीं आएगा, क्योंकि तुमने भी तो उसकी बात नहीं मानी थी जब उसने कहा था कि स्कूल मत खोलो। तुम्हारा ये कयामत हुस्न किसी को भी घायल कर सकता है। अगर आम शक्ल सूरत की होती तो क्या पता उस चौधरी की नज़र से बच भी जाती, मगर तुम तो खुद ही अपनी बर्बादी की वजह बनी हो। इसमें किसी और की कोई गलती नहीं है। नैना भाभी उसकी तरफ अफसोस से देखती वहाँ से निकल गई थीं, जबकि उनकी बातें खुशी के दिल को दर्द से कई गुना दो चार कर गई थीं। शांतनु उसका बचपन का मंगेतर और नैना भाभी का छोटा भाई था। बहुत चाहता था उसे। पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे शहर गया था। उसे अब तक खबर नहीं पहुंची थी, और जब तक उसे खबर मिलती उसके पास पहुंचती, उसके पास कुछ भी नहीं बचना था। नैना को अपने भाई की ज़िंदगी बहुत प्यारी थी। इसी खातिर उसने अपने घर वालों को सख्ती से मना कर दिया था कि शांतनु को कुछ न बताया जाए। ये ब्रजेश चौधरी की तीसरी शादी है ना? और ये तीसरी शादी जिस लड़की से हो रही है, क्या वो लड़की शादी के लिए राजी है? होठों में सिगरेट दबाते हुए संजय से सवाल कर गया था। सर, लड़की के घर वाले राजी हैं। उसका भाई खास आदमी है ब्रजेश चौधरी का। कुछ महीनों से लड़की इनकार कर रही थी, पर आज अचानक मान गई। स्कूल चला रही थी जहाँ पर सारी बच्चियों को उठा लिया गया है, और उठाने वाला वो ब्रजेश चौधरी है। इलाके के लोगों का कहना है कि वो टीचर भी शायद उस चौधरी के साथ मिली हुई थी, क्योंकि उन लोगों ने अपनी बच्चियों को उसी के कहने पर घर से बाहर निकाला था। सब गांव वाले पहले तो उसे अच्छा समझते थे, लेकिन अब सबका यही कहना है कि खुशी अपने भाई किशोर और ब्रजेश के साथ मिली हुई है। संजय ने वो सारी बातें उसे बता दी जो आज गांव में की जा रही थीं। खुशी, जिसने इलाके की बेहतरीन की खातिर अपने आप को खतरे में डाला था, सब लोग अब उसी के खिलाफ बातें कर रहे थे। सबको यही लग रहा था कि अगर खुशी शादी कर लेती तो उन बच्चियों को छोड़ दिया जाता। लेकिन वो ब्रजेश चौधरी था, उसकी नीयत सही नहीं थी। उसने तो कुछ और ही सोच रखा था। कुछ सोचते हुए एसपी अनिकेत राणा ने अपना सर हिलाया था। जिस गांव की तुम बात कर रहे हो संजय, उस गांव में तो लड़कियों की पढ़ाई का ख्याल भी नहीं किया जाता। अगर ऐसी जगह पर उस लड़की ने स्कूल खोला तो इसका तो साफ मतलब यही है कि वो उस चौधरी के साथ मिली हुई थी। अगर मिली हुई ना होती तो उसे एक दिन के लिए भी स्कूल चलाने न दिया जाता। फिर भला वो इतने महीनों से स्कूल कैसे चला रही थी, जिसका साफ मतलब है कि चौधरी उसके साथ मिला हुआ था। अनिकेत राणा की बात पर संजय ने जोर जोर से अपना सर हिलाया था। जी सर जी, ऐसा ही है। वो टीचर शहर से पढ़कर आई है, बहुत समझदार लड़की थी। उसने अपनी मीठी बातों में गांव वालों को फंसा लिया था। इससे पहले भी कई लड़कियों के अगवा होने में उसके भाई किशोर का खास हाथ है, पर अब समझ आ रहा है कि उसका पूरा घराना ही मिला हुआ है चौधरी के साथ। संजय ने सारी बात एसपी अनिकेत राणा को बताई। एसपी अनिकेत राणा वहां खुद जाकर सच्चाई का पता लगाना चाहता था, लेकिन उसे मना किया गया था कि वो आज नहीं बल्कि कल से इस केस को शुरू करेगा। लेकिन वो भी एसपी अनिकेत राणा था। उसका दिमाग कैसे चलता था, कैसे काम करता था, कोई समझ नहीं पाता था। गाड़ी निकालो और मेरी वर्दी तैयार करो। आज शाम मुझे उस चौधरी से मुलाकात करने जाना है। उसने सिगरेट का गहरा कश लेते संजय को हुक्म दिया। सर आज, मगर आज तो। संजय ने घबराकर उसकी ओर देखा। आज जाना खतरे से खाली नहीं था। ब्रजेश चौधरी ने उसे आने की वजह बाद में पूछनी थी और गोली पहले चलानी थी। अनिकेत ने इशारे से उसे जाने के लिए कहा। उसे सिर्फ सवाल पूछने की आदत थी, जवाब देने की नहीं। संजय उसकी चौड़ी पीठ को देखता हुआ खामोशी से वहां से निकल गया। अनिकेत राणा से पहले भी कई ऑफिसर आए और सब यहीं पर रहते थे। वो भी बहुत जज्बाती थे। ब्रजेश चौधरी को ख़त्म करने के इरादे से आते थे, मगर ब्रजेश चौधरी ने उनका अंजाम ऐसा किया कि उनके घर वाले अब तक उनका पता नहीं लगा पाए थे।
वो गहरी निगाहों से इलाके की ओर देख रहा था, जहां दूर से ही मिट्टी के बने छोटे छोटे घर नजर आ रहे थे कि तभी उसका मोबाइल बजा। नंबर को देखते उसके माथे पर बल पड़े। हेलो, गंभीर आवाज़ गूंजी। मेरी बात तुम्हारे लिए आज भी कोई मायने नहीं रखती ना? सामने से शिकायत की गई थी। ऐसा नहीं है, दो टूक अंदाज में बोला। तो फिर हमारे बार बार कहने पर भी अपनी बीवी और अपने बेटे को लेकर क्यों नहीं आ रहे हमारे पास? वो आज बहुत गुस्से में थे, मगर बहुत ही मुश्किल से खुद पर काबू पाते हुए बात कर रहे थे। आप बोल रहे हैं आपने ही मेरी बीवी को स्वीकार करने से इनकार किया था। मैं कैसे यकीन कर लूँ अब इस बात पर कि मेरी बीवी को इज्जत और सम्मान दिया जाएगा जो उसका हक है? अनिकेत ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया। मैं अपने पोते की खातिर सब कुछ करने को तैयार हूँ। तुम उन लोगों को हवेली लेकर आओ। अनिकेत ने होंठ भींचे। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी ऑन ड्यूटी हूँ। वो हमेशा की तरह बात बीच में काटता फ़ोन बंद कर गया। दूसरी तरफ वो गुस्से से बल खाकर रह गए। खुशी बिल्कुल गुमसुम हो गई थी इस पूरी दुनिया में, अकेली। उसके पास अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। उसकी भाभी उसके सामने एक जोड़ा रखकर चली गई थी और वो उनकी बात मानते चुपचाप तैयार भी हो चुकी थी। उसे बाहर लाया गया। शादी को बड़े ही धूमधाम से अरेंज किया गया था, क्योंकि ब्रजेश चौधरी सब लोगों को दिखाना चाहता था कि शादी में लड़की की पूरी पूरी मर्जी शामिल है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जबकि वो चुपचाप सर झुकाकर मंडप में आकर बैठ गई थी। शादी में एसपी अनिकेत राणा भी शामिल था। वो वहाँ एक एक चीज़ पर नज़र रखे हुए था। उसने लड़की के चेहरे को गौर से देखा। जाहिर में वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने एक बात नोट की। पंडित जी जैसे जैसे शादी की रस्में करने के लिए कह रहे थे, वो चुपचाप करती जा रही थी। संजय ने अनिकेत की तरफ देखा, जो मोबाइल पर बिजी नजर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका फोकस अब वो बच्चियां थीं। वो यहाँ इसे इरादे से आया था कि उसे यहाँ कुछ न कुछ सबूत जरूर मिलेंगे, लेकिन पूरी शादी में ब्रजेश चौधरी के आदमियों का ऐसा पहरा था कि वो अभी तक कोई भी सुराग नहीं लगा पाया था। पंडित जी काफ़ी देर से कह रहे थे, बेटा हाथ आगे बढ़ाओ, लेकिन खुशी अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा रही थी। ब्रजेश का बढ़ा हुआ आगे हाथ मुट्ठी की शक्ल में सिमटने लगा था। उसने घूरती हुई नज़र अपने बराबर में बैठी खुशी पर डाली थी। पंडित जी ने हैरत से ये मंजर देखा था। बेटा हाथ आगे बढ़ाओ। शादी आपकी मर्जी से हो रही है ना? पंडित जी ने हमदर्दी से पूछा, लेकिन इस बार वो सिसक पड़ी थी, कुछ भी नहीं बोल पाई। वो ऐसा सिर्फ उन बच्चियों के लिए कर रही थी जो उसकी वजह से मुसीबत में फंसी थी। पहली बार अनिकेत ने उस लड़की के चेहरे को गौर से देखा था। बनाने वाले ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। कहते हैं कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन सामने बैठी वो लड़की हर चीज़ में परफेक्ट थी। ऐसी खूबसूरत मासूम सी शक्ल, उस पर से नज़रें हटाना मुश्किल हो गई थी। और उसके पास में बैठा वो बंदा, काला और मोटा सा ब्रजेश चौधरी। आजकल लोग अपने फ़ायदे के लिए कितना गिर जाते हैं। इस मासूम शक्ल की लड़की के पीछे एक भयानक सा साजिशी चेहरा छुपा हुआ था। कितनी घटिया लड़की थी ये। अपने फ़ायदे के लिए और हवेली पर राज करने के लिए इस लड़की ने उन 15 मासूम बच्चियों के बारे में भी नहीं सोचा था। और तो और ये बेजोड़ शादी भी कर रही थी। ये देखकर अनिकेत का गुस्से के मारे बुरा हाल हुआ था। ये जोड़ी कहीं से कहीं तक नहीं मिलती थी। अचानक अनिकेत राणा अपनी जगह से उठा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो ब्रजेश चौधरी से पहले एक गोली इस लड़की और लड़की के भाई के सीने में उतार दे, जिन्होंने अपने फ़ायदे की खातिर उन मासूम बच्चियों का सौदा कर दिया था। ये शादी नहीं हो सकती। अचानक अनिकेत राणा की बात पर सब चौंक गए। कौन था ये? ब्रजेश चौधरी से पंगा लेने जा रहा था? कौन हो तुम? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी शादी रोकने की? यहाँ तक ये बात सुनकर खुशी ने भी चौंक कर उसकी तरफ देखा था। मतलब साफ है, इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। 15 लड़कियों के उठाने के जुर्म में इन्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। अनिकेत ने अपनी तरफ से बम फोड़ा था। कौन है ये इंसान और अंदर कैसे आया? ब्रजेश चौधरी ने अपने पास खड़े एक खास आदमी से पूछा, तो उसने 1 मिनट में सामने खड़े एसपी के बारे में सब बता दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये गलत है। मेरी बहन पर इल्ज़ाम है, किशोर ने हड़बड़ाते हुए कहा। ये तो अदालत फैसला करेगी, अभी तो हमें इस लड़की को अरेस्ट करना है। नामुमकिन। ये ब्रजेश चौधरी की होने वाली बीवी है, तुम इसे कैसे लेकर जा सकते हो? इस बार ब्रजेश चौधरी भी बीच में आया था। आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। अगर ऐसा किया तो मजबूरन मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। अनिकेत इस बार सख्ती से बोला था और लेडीज़ कांस्टेबल को इशारा किया कि लड़की को हथकड़ी डालते हुए मंडप से उठाकर ले चलो। खुशी ने हैरत से ये मंजर देखा था।
वो बिल्कुल गुमसुम थी। उसने बाहर आते खुद के चेहरे को ढांप लिया था। आंखों में आंसू तक नहीं थे। उसे पुलिस जीप में बिठाया जा रहा था। तुम सही नहीं कर रहे एसपी, तुम मुझे जानते नहीं हो, बिरजेश चौधरी खूंखार अंदाज में बोला। अनिकेत ने कहर भरी नजर उस पर डाली थी। रास्ते से हट जाओ वरना इस लड़की के साथ साथ तुम्हें भी हथकड़ी लगा दूंगा। और हाँ, खुद के लिए दुआ करना कि ये वक्त जल्दी ना आए, वरना एसपी के शिकंजे से तुम बच नहीं पाओगे। वो वार्निंग देता वहां से निकलता चला गया। उसे जेल में बंद कर दिया गया। एक भी सवाल नहीं पूछा गया था अब तक। शाम तक वो खुद आया तो वो जेल में बंद थी। एक तरफ वो इस बात के लिए भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि बिरजेश चौधरी से उसकी जान छूट गई थी। अगर शादी हो जाती तो वो क्या करती, लेकिन दूसरी तरफ ये मुसीबत की बच्चियां उठाने के पीछे उसका हाथ है, ये बात वो सह नहीं पा रही थी। उसे जेल से निकाल कर एक डार्क रूम में ले जाया गया, जहां एक चेयर पर बिठाते उसे अजीब सा डर लगने लगा। सिर्फ एक हल्का बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी सिर्फ उसके चेहरे तक आ रही थी। उसके सामने एक सख्त चेहरे वाला पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था, जिसे देखकर ही खुशी को डर से झुरझुरी आई थी। बोलो, कहाँ है वो लड़कियां? पहला सवाल सामने वाले की तरफ से आया था। खुशी की सांसें गहरी हुईं। सामने खड़ा इंसान उसे मुजरिम ठहरा चुका था। बोलो, वो कड़कदार अंदाज में बोला था। इस पर वो सहमकर जरा सा पीछे हटी। मुझे नहीं मालूम। तो किसे मालूम? स्कूल की आड़ में तुम और तुम्हारा भाई जो ये लड़कियों को स्मगलिंग करने का धंधा कर रहे हैं ना? क्या लगता है बच जाओगे तुम दोनों? आज तुम जेल के पीछे हो, कल तुम्हारा भाई होगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि सच बता दो, कहाँ छुपा कर रखा है लड़कियों को? वो उसे बालों से सख्ती से थामे उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठाता तड़पा गया। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम। ये सब चौधरी की वजह से। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि पास पड़े ठंडे पानी के जग को उसके चेहरे पर लौट दिया गया था। और पानी का ये जग उसके चेहरे पर लौटने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद एसपी अनिकेत राणा था। वो अभी भी इस कमरे में दाखिल हुआ था और उसकी बात पर गुस्से में आता उसके ऊपर पानी का जग लौट गया था। खुशी की सांसें रुकने लगी थीं। वो पीछे हटना चाहती थी। गहरा सांस भरते उस जालिम पुलिस वाले को देखने लगी, जो मुजरिमों के लिए जल्लाद था। और खुशी को तो वो कोई यमराज लग रहा था जो उसकी जान निकालने आया था। किसे बेवकूफ़ बना रही हो तुम? उसी इंसान से शादी कर रही थी और उसी के खिलाफ बयान दे रही हो, वो गुस्से से बोल रहा था। अभी वो कुछ और कहता कि उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। कॉल घर से आ रही थी, इसीलिए वो उसे वापस जेल में बंद करने का कहता बाहर निकल गया। उसके बेटे हर्षित को फिर से अटैक आया था। वो उसे लिए हॉस्पिटल आया। सुनीता माँ से भी साथ थी। आपको बच्चे का ख्याल रखना होगा, 6 महीने का बच्चा है, इसे माँ की ज़रूरत है। मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ। डॉक्टर की बात पर अनिकेत होंठ भींच गया। कहाँ से लाता वो उसकी माँ? ये राज तो वो खुद से भी नहीं कह पाता था कि उस बच्चे के साथ आखिर हादसा क्या हुआ है। उसे पिछले हफ्ते से बहुत तेज बुखार आया हुआ था। अनिकेत ने उस पर जो जुल्म करवाए थे वो अभी तक उन जख्मों के दर्द से करहा रही थी। उसकी कमर पर बहुत जख्म लगाए गए थे। उसे बेल्ट से मारा गया था। बिना किसी कसूर के वो ये सब बर्दाश्त कर रही थी। वो इस बारे में किसे बताती, कैसे बताती, जिस बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। ना भाई ने आकर पूछा एक बार भी, और ना ही उस चौधरी ने उसकी खबर ली थी। भाई तो पहले ही उसे नाता तोड़कर भाग जाता, और शायद वो गांव छोड़कर निकल भी चुका था, जिस वजह से खुशी और ज़्यादा शक के दायरे में आ गई थी। क्योंकि अब सिर्फ एक वही बची थी जिसके जरिए वो 15 बच्चियों को छुड़वा सकते थे, जबकि अभी तक वो बिरजेश चौधरी पर हाथ नहीं डाल सकता था, क्योंकि बिना सबूत के उस पर हाथ डालना खुद को फंसाना था। थोड़ा सा खाना खा लो, ऐसे भूखा रहकर तो तुम खुद पर और भी जुल्म कर रही हो। उसकी साथी कैद औरत ने उसकी हालत देखकर हमदर्दी भरे अंदाज में कहा, जो काली शॉल को अपने आसपास लपेटे कोने में सिमटी बैठी थी। उसने खाने को हाथ भी नहीं लगाया था। पिछले 1 हफ्ते से उसके साथ यही हो रहा था। वो जैसे ही खाना खाती तो उसके बाद उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता था। बाकी किसी के साथ ऐसा नहीं होता था, सिर्फ उसके साथ हो रहा था। एक दिन उसकी साथी कैदी ने उसका खाना खा लिया था, जिसके बाद वो भी पूरी रात पेट दर्द के कारण सो नहीं पाई थी। खुशी को इतना तो समझ आ चुका था कि उसके खाने में कुछ मिलाया जा रहा है, शायद उसे मारने की कोशिश। ये जानने के बावजूद भी चुपचाप करके वो खाना खा लेती, मगर आज उसका दर्द कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। उसे पूरे शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। वो घुटनों पर सर रखे बैठी थी। न जाने कितनी देर हो चुकी थी।
जब उसकी साथी कैदी ने उसे करीब आते हुए उसका सर हिलाया था तो उसका सर एक तरफ को लुढ़क गया। खुशी, आंखें खोलो, कोई है यहाँ पर? ये लड़की बेहोश हो गई है, प्लीज इसे देखिए। उसके शोर मचाने पर एक पुलिस कांस्टेबल भागती उस तरफ आई थी। मुंह पर पानी फेंको, होश में आ जाएगी, ड्रामा कर रही होगी। अभी कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना, एसपी साहब विजिट पर हैं, उठाओ इसे। उस लेडी कांस्टेबल के चेहरे से उसकी घबराहट साफ हो रही थी। ये ड्रामा नहीं कर रही, सच में बेहोश हो गई है। इसकी सुबह से ही तबीयत खराब है। मगर आप लोगों ने एसपी साहब की विजिट की वजह से इस लड़की की खबर नहीं ली थी। इसे देख लीजिए, वरना ये मर जाएगी। इसे बहुत तकलीफ है। मैंने देखा था, सुबह से अब तक ये बहुत तकलीफ में रही है। अब तो रहम कर लें। विनीता ने उनकी तरफ देखते विनती करते अंदाज में कहा। वो इतने दिनों से इस लड़की के साथ रह रही थी, जिससे बात करके विनीता को इतना तो अंदाजा हो चुका था कि वो यहाँ किसी की साजिश का शिकार होकर आई थी। उसका कोई कसूर नहीं था। उसके साथ रह रहकर तुम्हारी जबान भी कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है। ये ऐसे ही पड़ी है, इसके मुंह पर कोई कपड़ा डाल दो ताकि सर को पता न चले। जब सर चले जाएंगे तो बुला लेंगे इसके लिए डॉक्टर। वो उसे धमकी देती अंदाज में आगे बढ़ गई, जिस पर विनीता को उसकी बात माननी पड़ी, क्योंकि वो भी मजबूर थी। उसने नोट किया था, जब भी एसपी साहब ने आना होता था इन सब के रंग उड़ जाते थे, जिसका मतलब वो बहुत सख्त इंसान था। विनीता ने एक नज़र खुशी के चेहरे पर डाली। मासूम से चेहरे पर तकलीफ के भाव थे। वो बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। विनीता को यकीन नहीं था ये लोग एसपी के जाने के बाद भी उसे अस्पताल लेकर जाएंगे। उसने लेडी कांस्टेबल के डर से खुशी को फर्श पर लेटाते उसके ऊपर चादर डाल दी। देखने में यही लग रहा था कि वो सो रही है। उसके दूधिया पैर चादर से बाहर झांक रहे थे। कुछ देर बाद बाकी सब कैदियों से मिलते हुए वो उस तरफ आया था। जब उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी, वहाँ सब कैदी जाग रहे थे, बिल्कुल अलर्ट पोजीशन में। मगर ये लड़की दिन के 12 बजे सोई पड़ी थी। वो अब तक उसके साथ जितना उलझ चुके थे, उसे यही लगा यह हरकत भी खुशी की तरफ से जानबूझकर की गई है। अनिकेत राणा की नज़र उसके दूधिया गुलाबी पैरों पर गई और साथ ही वहाँ खड़े एसएचओ और दूसरे पुलिस कांस्टेबल पर, जिनकी नज़रें लड़की पर ही जमी हुई थीं। ये लड़की ऐसी हरकतें करती थी और फिर मजलूम बन जाती थी। उसके पास खाना वैसा ही रखा पड़ा था। एक नफरत भरी निगाह उस पर डालता वो वहाँ से मुड़ गया। सर, विनीता को उस लड़की पर तरस आ गया था। वो अपनी आंखों के सामने किसी को ऐसे मरते नहीं देख सकती थी। वो भी खुशी की तरह एक ऐसे ही जुर्म में फंसाई गई थी जो उसने नहीं किया था। उसके पुकारने पर वो पीछे मुड़ा था। वही लेडी कांस्टेबल ने उसे वार्निंग देती निगाहों से घूरा था। सर, इसकी तबीयत कल रात खाना खाने के बाद से बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने बार बार सबको बताया, मगर यहाँ कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। अभी भी ये सो नहीं रही, बल्कि बेहोश है। और ये बात इन लोगों ने मुझे छुपाने के लिए कही थी और कहा था इसके ऊपर चादर डाल दो जिससे कि ये सोती लगे। विनीता ने सब कुछ साफ साफ बता दिया, जिसके साथ ही वहाँ मौजूद सब लोगों की हालत ख़राब हुई थी। अनिकेत की नज़र खुशी की तरफ गई। वो क्या समझा था? और ये लड़की अपने होश में नहीं थी। सर, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अभी कुछ देर पहले तक बिल्कुल ठीक थी। ये सिर्फ यहाँ से निकलने के लिए ऐसा कर रही है। उन सब ने डरते हुए अपनी सफाई पेश की, जबकि अनिकेत जेल का दरवाज़ा खुलवाता अंदर की तरफ बढ़ गया। उसने धीरे से उसके चेहरे के ऊपर से कपड़ा हटाया, जिसके साथ ही उसकी तकलीफ में डूबा हसीन मुखड़ा उसकी आंखों के सामने था। छोटी सी सुतवा नाक पर पहना हुआ लौंग का मोती, जो इस वक्त थोड़ा धुंधला सा लग रहा था। उसके चेहरे पर पानी का छिड़काव करने के बाद भी वो बिल्कुल बेहरकत पड़ी रही। उसके चेहरे का पीलापन उसकी तबीयत की गवाही दे रहा था। अनिकेत ने सुलगती निगाह उन सब पर डाली। इनसे बाद में निपटने का सोचता, न जाने किस एहसास के तहत झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। जेल में सफाई नहीं की गई थी, हर तरफ मिट्टी थी, जो खुशी के कपड़ों से और अब अनिकेत राणा की साफ सुथरी वर्दी पर लग चुकी थी। किसी को भी एसपी साहब से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उस लड़की पर अब तक उन लोगों ने जो जो जुल्म किए थे, वो सोचकर उनकी आंखें अचानक से झुक चुकी थीं। अनिकेत राणा की उस लड़की से दिखाई जाने वाली हमदर्दी अब उन सब पर भारी पड़ने वाली थी। हमने इनका मैदा वॉश कर दिया है। फ़ौरन अस्पताल लाने की वजह से इनकी जान बच गई है, वरना इनको काफ़ी मात्रा में जहर खिलाया गया है कि बचने के चांस कम थे। अनिकेत ने बहुत तेज़ ड्राइविंग की थी। इस केस को पूरी तरह हल किए बगैर इस लड़की को मरने नहीं दे सकता था, वरना इसका भाई तो न जाने कितनी औरतों और बच्चों को बर्बाद कर चुका था।
और वो आराम से बच जाता। खुशी को अभी तक होश नहीं आया था। वो वहीं कॉरिडोर में खड़ा था। उसने वहाँ कुछ लेडी पुलिस कांस्टेबल को बुलवाया था जो कमरे में खुशी के साथ मौजूद थीं। उसी वक्त उसका फ़ोन बजा। उसने कान से लगा लिया। तुम अभी तक पहुँचे क्यों नहीं? क्या वो लड़की तुम्हें हमसे पूरी तौर पर छीन लेना चाहती है? वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे। इसी वजह से बिना किसी हाय हेलो के वो भड़क पड़े थे। बिजी हो गया था, इस वजह से नहीं पहुंच सका। शाम तक आ जाऊंगा। उनकी बात के जवाब में उसने बहुत ही बर्दाश्त करते हुए जवाब दिया था। आज तुम्हारी बहन की बात पक्की होनी है, मगर तुम्हें उस एक लड़की के इश्क ने ऐसा दीवाना बना दिया कि तुम्हें अपने खूनी रिश्ते नज़र नहीं आ रहे। उनका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मेरी बीवी के बारे में आप ऐसी राय रखते हैं और फिर आप ये भी चाहते हैं कि मैं उसे आप सबके बीच लेकर आऊं ताकि आप ऐसी बातों से उसे हर्ट करें। उसने नाराज़गी से कहा था। हम अपने पोते की वजह से मजबूर हैं। हमारा खून, हमारी नस्ल का वारिस हमारे सामने बड़ा हो, हमारे हाथों में परवरिश पाए वो। इसी खातिर हम उस लड़की को स्वीकार करने को तैयार हो गए हैं। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। इस खातिर उसकी बीवी के लिए शब्दों में भारी बनावटी मोहब्बत थी। अनिकेत साफ महसूस कर गया। अब साफ हो चुका है, मेरी बीवी ऐसी रवैयों की आदी नहीं। अगर वहाँ उसकी जगह नहीं तो मेरा बेटा भी नहीं आएगा। मुझे तो लगा था कि आपने उसे स्वीकार कर लिया है, मगर आपके अंदाज से लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो चलते हुए बाहर आ गया था। सिगरेट का गहरा कच लेते वो अपने बाप का खून जला गया। तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो, उन्होंने होंठ भींचते हुए कहा। शाम को मुलाकात होती है आपसे, बाकी बातें बाद में होंगी। उसके मोबाइल पर दूसरी कॉल आने लगी थी, जिसकी वजह से उसने उसने विपुल राणा को बाय बोला था, क्योंकि उनका गुस्सा तो ख़त्म ही नहीं होना था। दूसरी तरफ सुनीता मासी का फ़ोन था। उसे घर जल्दी आने का कह रही थी, जबकि अब वो फैसला लेना चाहता था। एक ख़ास फैसला। हर्षित को अपने माँ बाप की हवेली ले जाना चाहता था ताकि वो सबके बीच रहे, लेकिन उससे अपने लिए एक बीबी की ज़रूरत भी थी। सर, खुशी जी को होश आ गया है। एक रात गुजर जाने के बाद आखिरकार खुशी को होश आ गया था। नर्स ने आकर बताया तो वो उसके वार्ड की तरफ बढ़ा। वो दर्द से कराहते हुए उठी। लेटी रहो, अभी तक ड्रिप ख़त्म नहीं हुई है तुम्हारी। वो पैंट के पॉकेट में हाथ डालते उसे सरसरी देखता बोला। यकीन नहीं आ रहा कि आपने मेरी जान बचाई। वो तंजिया अंदाज में हंसी। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुमसे हमदर्दी हो रही है? तुम्हारी वजह से 15 बच्चियों को बचाना है जिन्हें तुम्हारे उस भाई ने कैद कर रखा है। अनिकेत ने दांत पीसते हुए कहा। ये कोई नई बात तो नहीं। हमेशा असली मुजरिम पुलिस की पहुंच से भाग जाता है और मासूम पुलिस की टॉर्चर की भेंट चढ़ जाता है। उसकी दर्द भरी सिसकी के साथ कड़वे शब्दों पर बोलने पर वो उसे घूरता करीब आया। बहुत मजलूम हो तुम, बच्चियों को अगवा करवा कर। मैंने कुछ नहीं किया, वो दर्द में चिल्लाई। मैं तो उन सबको शिक्षा देने निकली थी, उन्हें उनके कदमों पर खड़ा करना चाहती थी। मैं कैसे ये सब कर सकती हूँ? और अगर मैंने ये सब किया होता तो मैं यहाँ क्यों हूँ? कभी सोचा आपने? मैं उन सब के साथ मिली होती तो अब तक वो मुझे इस कैद में रहने देते? मिली हुई हो, इसीलिए तो जहर देकर मारना चाहते हैं तुम्हें, ताकि तुम जबान न खोल सको। अभी भी वक्त है, बता दो कहाँ हैं वो बच्चियाँ? तुम्हारे भाई ने उन्हें कहाँ छुपाया है? उसका ठंडा मजबूत अंदाज महसूस करते खुशी के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब उसका शक सही था, उसे मारने की कोशिश की जा रही थी। वो मुझे मार देंगे। खुशी की आंखें आंसुओं से भर गईं। प्लीज़ मुझे बचा लो, वो ना चाहते हुए भी विनती कर गई। बचा लूँगा, लेकिन अगर तुम हमारी मदद करो तो। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं करूँगी, मैं वादा करती हूँ। लेकिन मेरा इस मामले में कोई रिश्ता नहीं। जो कुछ भाई ने किया उस ब्रजेश चौधरी के साथ मिलकर किया। और तुम्हारी शादी जो तुम अपनी मर्जी से कर रही थी वो। अनिकेत ने बात काटी। मेरी मर्जी नहीं थी, मुझे ब्लैकमेल किया गया था। उन बच्चियों की जान बचाने के लिए मुझे वो शादी करना पड़ रही थी। अगर वो शादी हो जाती तो वो बच्चियां अब तक छूट गई होती। उसकी बात पर अनिकेत को उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। और तुम्हें लगता है शादी के बाद वो तुम्हारी बात मान जाता? वाट रविश, ये कोई आज का खेल नहीं, बरसों से खेला जाने वाला खेल है। किसे पागल बना रही हो? तुम्हारा स्कूल खोलना ही तुम्हें शक में डाल गया है। अब तुम्हें इस केस से निकालना। मुझसे शादी कर लें। अचानक उसकी बात काट कर वो बोल पड़ी थी, और उसकी बात पर अनिकेत अपनी बात अधूरी छोड़ गया। तुम पागल हो गई हो, लगता है जहर का असर तुम्हारे दिमाग पर हो गया है। क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? वो गुस्से से बोला।
प्लीज़, वो लड़खड़ाते बोली। सिर्फ तब तक जब तक कि ये सब मुजरिम पकड़े नहीं जाते और वो बच्चियाँ छूट कर नहीं आ जाती। मुझे जेल में बंद ना करें, मैं नहीं सह सकती। अब बिना कसूर के मैं जेल में रहना नहीं चाहती। शादी नहीं कर सकते तो किसी एनजीओ में छोड़ दें। तुम्हारी जमानत हो गई है, तुम घर जा सकती हो। अचानक अनिकेत की बात पर वो चौंकी। कौन से घर? मेरा कोई घर नहीं, वो भाई नहीं लुटेरा है। मैं वहाँ गई तो वो मुझे फिर से बेच देगा, वो चिल्लाने लगी। अनिकेत ने उसके करीब जाते उसके होंठों पर हाथ रख दिया। ठीक है, मैं शादी करूँगा तुमसे, लेकिन ये शादी कब तक रहेगी ये मैं डिसाइड करूँगा, समझी तुम? अनिकेत के दिमाग ने भी फ़ौरन काम करना शुरू कर दिया था। उसे भी एक बीवी की ज़रूरत थी और इस वक्त वो लड़की उससे सामने से ऑफ़र कर रही थी तो वो उससे पूरा फ़ायदा उठाने वाला था, जबकि उसकी ज़मानत भी उसने खुद ही करवाई थी। जेल में उसे मारने की कोशिश की जा रही थी, ये तो वो जल्दी ही पता लगवाने वाला था। लेकिन इस वक्त तो खुशी को सेव करना भी ज़रूरी था और उसकी सबसे सुरक्षित जगह उसका घर था और वो बिना किसी जायज़ रिश्ते के उसे अपने साथ भी नहीं रख सकता था। अगले दिन खुशी की तबीयत ठीक होते ही वो सादगी से कोर्ट मैरिज करके उसे अपने घर ले आया था। उसका एक बेटा था, केवल 6 महीने का। उसकी बीवी की डेथ हो चुकी थी और उसने खुशी से कहा था, तुम्हें इसकी माँ की तरह पालन पोषण करना पड़ेगा, बदले में तुम यहाँ रह सकती हो जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता। उसके बाद जो भी फैसला होगा बाद में देखेंगे। सुनीता मासी, सुनीता मासी, वो सख्त गुस्से में बोला। अंधेरे में एक औरत कमरे में आई और उसे खुशी के बारे में बताने लगा। फिर ऋषभ को उसकी गोद में दे दिया। आखिरकार खुशी उस एसपी की बीवी बनते हुए भी उसके बेटे की आया बन चुकी थी। उसने बच्चे को सीने से लगाते हुए सोचा, ब्रजेश चौधरी की रखेल बनने से कहीं अच्छा इस बच्चे की आया बनना था। वो अपने आंसू मुस्कान में छुपा गई। वो जो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए फ़ोन कॉल अटेंड करने लगा था अचानक थम गया और एकदम सख्ती से बोला, मेरे बेटे को लेकर मैं किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा। नज़र है मेरी तुम पर, याद रखना। इतना कहकर वो अपने कमरे की ओर बढ़ गया था, जबकि सुनीता मासी उसे हर्षित के बारे में सब कुछ बताने लगी। सब कुछ सुनकर खुशी बच्चे में गुम हो गई। हर्षित की बीमारी का सुनते ही खुशी को गहरा दुख हुआ। सुनीता मासी ने उसे अनिकेत का कमरा दिखाया और हर्षित के साथ नहीं बल्कि अलग रूम में उसका सामान सेट कर दिया। इधर दूसरी तरफ ब्रजेश चौधरी पागलों की तरह खुशी को ढूंढ रहा था। इतना तो उसे भी पता चल गया था कि खुशी जेल से छूट चुकी है। उसे डर था कि कहीं वो उसका पर्दाफाश न कर दे, इसीलिए उसने अपने आदमियों के जरिए उसे रोज खाने में जहर दिलवाना शुरू कर दिया था। वहीं किशोर को भी उसकी बीवी के साथ अंडरग्राउंड कर चुका था और अपनी तरफ से सारे सबूत मिटा रहा था। लेकिन खुशी उसके हाथ से निकल गई थी, जो उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत थी। उसे यहाँ 1 हफ्ते से ऊपर हो गया था। हर्षित को काट में सुलाकर वो दरवाज़ा लॉक करती आईने के सामने खड़ी थी। दूसरी तरफ अनिकेत कैमरे से ये मंजर देखते हुए अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि वो क्या करने वाली है। खुशी अब भी उसके लिए शक के दायरे में थी। शादी तो एक बहाना थी, वो उसे बेनकाब करना चाहता था और उसका इस तरह से दरवाज़ा लॉक करना अनिकेत को शक में डाल गया। वो कुर्सी से टेक लगाए मोबाइल हाथ में पकड़े देख रहा था। उसी पल उसके दूसरे मोबाइल पर कॉल आने लगी, मगर साथ ही उसकी नज़र दूसरे मोबाइल पर भी थी। हाँ बोलो, ज़मीनों पर काम कैसा चल रहा है? हाँ, आज रात तक वो लोग पकड़े जाएंगे। बात करने के बीच बीच में वो दूसरे मोबाइल पर भी चलते मंजर को देख रहा था कि अगले ही पल उसकी नज़रें साकित हुई थीं। उसके चेहरे की रंगत लाल पड़ गई, कनपटियाँ सुलग उठीं। उसे कभी अंदाज़ा भी नहीं था कि उसे ऐसी सूरत हाल भी देखने को मिलेगी। वो अपनी शर्ट को उतारकर साइड पर रख चुकी थी और अब अपनी कमर के थोड़ा सा ऊपर क्रीम लगाने की कोशिश कर रही थी। उसका खुला हुआ खूबसूरत दूधिया वजूद देखकर अनिकेत के दिल की धड़कन जोर से बढ़ी थी। होंठ को चलते हुए उसने जल्दी से कैमरा बंद करना चाहा कि तभी उसका बढ़ता हुआ हाथ रुक गया था, क्योंकि वो क्रीम लगाने की नाकाम कोशिश कर रही थी और लगा नहीं पा रही थी। उसका हाथ जख्मों तक नहीं पहुंच रहा था, या शायद हाथ पीछे करने की वजह से उसे दर्द हो रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर दर्द के आसार भी थे। अनिकेत की नज़रें अब उस पर जमी हुई थी। उल्टी सीधी उसने जैसी तैसी क्रीम लगाई थी और वापस बंद करके रखने लगी और अपनी ढीली ढाली शर्ट दोबारा से पहन ली। अब खुशी काट के पास बैठी थी और आंखों से बहते आंसुओं को साफ किया। वो दर्द में थी। अगर ये लड़की वाकई बेकसूर निकली फिर? एक डर था जो एसपी अनिकेत राणा के दिल में आकर उतर गया था। उसके खिलाफ बहुत सारी गवाहियाँ थीं, लेकिन सबूत नहीं।
सिर्फ उसके अकाउंट में जो भेजी गई रकम थी वही एक सबूत था, मगर उसने उस रकम को छुआ भी नहीं था, 1 रुपया भी नहीं निकाला था। उसे पैसों के बारे में शायद पता भी नहीं था। शायद उसे फंसाने की खातिर ये किया गया हो, लेकिन वो अपनी आंखों देखा कैसे झुठला सकता था। उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वो अपनी मर्जी से शादी कर रही थी, पर सच्चाई क्या थी वो समझ नहीं पा रहा था। आज पहली बार अनिकेत राणा ने दूसरे रुख पर सोचना शुरू किया था और दिल में जैसे बोझ सा उतरने लगा था। आज तक वो कभी भी मुजरिम को पहचानने में गलती नहीं कर पाया था, न किसी के साथ नाइंसाफ़ी की थी, मगर इस वक्त अचानक से दिमाग में ये कैसे ख्याल आने लगे थे। शायद वो बहुत ज़्यादा सोचने लगा था। उस लड़की को इस तरह तकलीफ में देखने के कारण शायद उसका दिल नरम हुआ था, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगले ही पल वो होंठ भींच गया। उसने मोबाइल उठाकर किसी को कॉल लगाई थी और कुछ समझाने लगा, फिर कैमरे पर नज़र जमाता इंतजार करने लगा। उसके अंदाज में बेचैनी सी थी। कुछ देर के बाद खुशी ने दरवाजे पर नॉक होने पर दरवाज़ा खोला तो डॉक्टर प्रिया अंदर दाखिल हुई थी। हेलो, कैसी हैं आप? डॉक्टर उसने मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल होते खुशी से पूछा। जी ठीक हूँ। खुशी को उसके आने का मकसद समझ नहीं आया। हर्षित तो बिल्कुल ठीक था। वो अनिकेत सर ने भेजा है चेकअप के लिए। डॉक्टर प्रिया को जिस तरह से समझाया गया था वो खुलकर बात नहीं कर सकती थी। मगर किसका चेकअप? हर्षित तो बिल्कुल ठीक है, उसे चेकअप की कोई ज़रूरत नहीं। खुशी ने हैरान होते जवाब दिया, जबकि कैमरे पर अनिकेत राणा हाथ पर चेहरा टिका ये सब कुछ देख और सुन रहा था। नहीं, वो आपको चेक करना है। डॉक्टर प्रिया कहने लगी, मुझे क्या हुआ है? मैं क्यों अपना चेकअप करवाऊंगी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आर यू श्योर? आप बिल्कुल ठीक हैं? अगर आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प या ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं। डॉक्टर प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसे राजी करे, क्योंकि अनिकेत का नाम तो वो किसी कीमत पर यहाँ नहीं ले सकती थी। जी डॉक्टर जी, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप बेफिक्र होकर जाएं। खुशी ने मुस्कुराकर उसे वापस भेज दिया, जबकि अनिकेत तो उस लड़की को गुस्से से घूर कर रह गया। इतनी तकलीफ थी, बता देती तो क्या चला जाता उसका। गहरा जख्म जो वो फुटेज में सामने से देख चुका था, वो कोई मामूली जख्म नहीं था। मगर ये लड़की न जाने क्या सोच रही थी, इतना दर्द कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। उसके वजूद पर और भी बहुत जख्म थे। यकीनन पुलिस वालों के टॉर्चर को बर्दाश्त करना आसान नहीं था। उस लड़की ने बिना उसे कोई शिकवा किए ये सब बर्दाश्त किया था। अनिकेत को उससे हमदर्दी होने की बजाय उस पर गुस्सा आने लगा था। खुशी डॉक्टर के जाने के बाद हैरान थी कि वो क्यों बार बार उससे पूछ रही थी, मगर फिर अपना सर झटकती हर्षित की तरफ बढ़ गई, जो अब काट में लेटना नहीं चाहता था। खुशी ने उसे अपनी गोद में उठाया। उसके उठाने पर वो हल्के से मुस्कुराया था। उसकी गोद के स्पर्श को अब हर्षित पहचानने लगा था। अब ज़्यादा देर काट में नहीं रहता था। अगर वो उसे सोने के बाद भी काट में लिटाती तो वो जाग जाता था और रोने लगता। बच्चे मोहब्बत की ज़बान समझते हैं। बाप जितना भी ख्याल रख लें, माँ की ममता का कोई मुकाबला नहीं था। हर्षित को शायद पहली बार ऐसी मोहब्बत और ध्यान मिला था कि वो उसके स्पर्श और उसकी खुशबू का आदी होने लगा था। पूरे एक हफ्ते से खुशी उसे लेकर बेड पर सो रही थी। पूरे बेडरूम पर उसका कब्जा था। उस इंसान के न होने पर वो बहुत सुकून से थी। कुछ देर गुजरी कि उसे अनिकेत का बुलावा आया था। वो हर्षित को सुलाती, सुनीता मासी को उसके पास छोड़कर सीढ़ियाँ चढ़ती, बड़ा दिल करती कमरे के अंदर दाखिल हुई। वो सामने ही रुख फेरे विराजमान था। जी, धीमी आवाज़ में बोली, जिसे ठीक से वो खुद भी सुन नहीं पाई थी। सामने वाला क्या खाक सुनता? दरवाज़ा बंद कर लें, अनिकेत ने बिना पलटे जवाब दिया था। क्यों? उसकी गंभीर आवाज़ पर खुशी की सांसें रुक सी गई थीं। तुम्हें हर बात पर बहस करने की आदत क्यों है? एक बार की कही बात समझ क्यों नहीं आती? वो गुस्से से बोला। दरवाज़ा बंद किए बगैर भी हमारे बीच बात हो सकती है। ऐसी कोई प्राइवेसी या रिश्ता नहीं हमारे बीच कि जिसके लिए दरवाज़ा बंद करना पड़े। एसपी साहब, ये लड़की क्या समझ रही थी उसे? उसके होठों पर एक मुस्कान आई थी। तुम्हें अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही खुशफहमियाँ नहीं है? सिगरेट सुलगाता, अपने गुस्से पर काबू पाता वो उसे तंज कर गया। उसके अंदाज पर खुशी की रंगत लाल पड़ी। ये इंसान ऐसे ही दबे शब्दों में उसे इंसल्ट कर दिया करता था। खुशी को भी आज उस पर गुस्सा आ रहा था। वो खुद को समझता क्या था? इतना गुरूर किस बात का था उसे? क्योंकि मुझे लगता है आप सब मर्द एक जैसे होते हैं। उसकी बातें सुनती और उसके चेहरे के हाव भाव देखती खुशी की टांगें कांपने लगी थीं। उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था।
वो दोनों स्लीप के बटन खोल चुका था और खुशी की जान निकलने लगी थी जब अगले ही पल उसने स्लीप को कोहनियों तक फोल्ड किया था। खुशी पीछे होती दरवाजे तक जा पहुंची। दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था। ये मेरा घर है, यहाँ मुझे कुछ भी करने के लिए दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत नहीं। ये तीसरी मंजिल है, यहाँ मेरी इजाज़त के बगैर कोई नहीं आता। उसकी आंखों में झांकते बोल रहा था, जबकि खुशी का गला सूख गया। हर्षित ना उठ जाए मैं उसे देखकर। खुशी ने वहीं से पलटकर वहाँ से फरार होना चाहा कि तभी उसे अपनी गर्दन पर खिंचाव महसूस हुआ। उसका दुपट्टा अनिकेत के हाथ में था। मेरी अनुमति के बगैर तुम नहीं जा सकती। अनिकेत ने झटके से उसके दुपट्टे को हाथ पर लपेटा। उस इंसान के हाव भाव बता रहे थे वो गुस्से में था। अभी थोड़ी देर पहले बोले शब्द याद करते खुशी डर से कांप गई। अनिकेत को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो किस कदर गुस्से में है। अब उसका दुपट्टा अनिकेत के हाथ में था। क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? आखिर चाहते क्या हैं आप? मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। आप बाकी मर्दों जैसे बिल्कुल नहीं हैं। आपने ये शादी सिर्फ मेरी शर्त पर की है, सिर्फ अपने बेटे की खातिर। आप मुझे मजबूरी में रख रहे हैं। आप अपनी पहली बीवी को धोखा भी नहीं दे रहे, क्योंकि हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। उसके खतरनाक तेवर देखकर खुशी एक ही सांस में अपने सारे इल्ज़ाम वापस ले गई थी। उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो कितना गलत बोलकर उस मर्द की अना को ठेस पहुंचा चुकी है, जिसका नुकसान उसे खुद ही उठाना था। उसके एकदम से बदलते अंदाज पर अनिकेत उसे देखकर रह गया। क्या चीज़ थी ये लड़की? साफ सुथरी दमकती रंगत, मेकअप से साफ गुलाबी होंठ और फूले नरम दूधिया गाल, बेपनाह हसीन थी। इस लड़की को देखकर लगता था जैसे उसे बहुत ही फुर्सत के साथ बनाया गया था। अब अगर यकीन हो गया कि मैं ऐसा वैसा मर्द नहीं हूँ तो दरवाज़ा बंद करो। वो उसकी तरफ देखता अपनी बात पर अब भी कायम था। वो क्या चाह रहा था खुशी समझ ना पाई। आप क्यों? वो उसकी तरफ देखकर हकलाई। अपने बयान तुमने बदले हैं, मैंने नहीं। मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ। तुम वक्त बर्बाद कर रही हो। जितनी जल्दी मेरी बात मानोगी इतनी जल्दी तुम यहाँ से जा सकती हो। वो भी दरवाजे के पास खड़ा था, मगर ये न जाने कौन सी जिद थी कि दरवाज़ा उसी से बंद करवाना था। जबकि परेशान होते हुए खुशी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो अब दरवाजे के बिल्कुल आगे खड़ी थी। अनिकेत वहीं पर खड़ा था। खुशी को अपने हुलिये का एहसास हुआ। वो बिना दुपट्टे के खड़ी थी। उसने सामने वाले की नज़रों से घबराकर अपने बालों को क्लेचर से निकालकर बालों को अपने आगे फैला लिया। उसकी हरकत पर अनिकेत ने उसकी तरफ से निगाहें हटाई थीं। तुम्हारे जिस्म पर जो जख्म है उनका ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवा रही? उसके सवाल पर खुशी ने पागलों की तरह उसकी तरफ देखा। वो कैसे जानता था उसके जख्मों के बारे में? क्या मतलब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो हकला गई। जब उसके करीब होता वो उसको थोड़ी से अपनी पकड़ में लेते थोड़ा सा ऊंचा कर गया। उसकी गर्म सांसें खुशी की सांसों से टकराने लगीं। आज से पहले कभी कोई मर्द उसके इतना करीब नहीं आया था जितना ये इंसान आया था। तुम उन जख्मों को क्यों छुपाना चाहती हो? अनिकेत को ये लड़की उस वक्त खुद से भी ज़्यादा जिद्दी लगी थी। उसकी खुशबू बहुत प्यारी थी जो इसके इतना करीब होने पर अनिकेत को महसूस हुई थी। ऐसा कुछ है ही नहीं। आपने कहाँ देखे मेरे जख्म? खुशी को उस इंसान की संगत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उसे सख्त नापसंद था। अब तक उसे दिमागी और जिस्मानी तौर पर टॉर्चर करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी इसने। इसीलिए आज अचानक से ये हमदर्दी कहाँ से आ गई थी? देखे हैं तभी तो पता चला, अनिकेत साफ अंदाज में बोला, जबकि उसकी बात सुनकर खुशी की रंगत शर्म के मारे लाल हुई थी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप कभी भी मेरे इतना करीब नहीं आए कि मेरे जख्मों को देख पाते। वो पूरे यकीन से कहती मासूमियत भरे अंदाज पर एक पल के लिए अनिकेत की निगाहों को भटका गई। नज़र उसकी छोटी सी नाक में पहने मोती पर ठहर गई। वो ऊपर से बहुत बहादुर बनती थी, मगर अंदर से छोटी सी चिड़िया जितना दिल रखती थी। उसकी जरा सी संगत पर उसकी हालत ख़राब होने लगी थी। रात काफ़ी हो चुकी है, मुझे नींद आ रही है। खुशी जाने के लिए मुड़ी जब अनिकेत ने अपना हाथ बढ़ाकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। वो ठीक उसके पीछे खड़ा था। खुशी की सांसें रुक गईं। सर प्लीज़ आप। खुशी ने पलटना चाहा। जब उसके दोनों हाथ अपनी पकड़ में लेता ऊपर की ओर उठा गया और उसे दरवाजे से लगा गया। एक हाथ से उसके हाथ ऊपर जकड़े, दूसरे हाथ से उसकी शर्ट के बटन खोल गया और फिर उसकी शर्ट को कमर से ऊपर की ओर खिसका दिया जहां गहरा जख्म था। खुशी एकदम से रोने को हुई थी। अगर जख्म नहीं है तो ये जख्म कहाँ से आया? अब की बार वो बिना डरे बिना हिचकिचाहट के उसकी कमर के उस जख्म पर हाथ रख चुका था। वो सिसक उठी। आपने कहा था करीब नहीं आएंगे।
वो रोने वाले अंदाज में बोली। हर बात तुम्हारी सी बात पर आकर क्यों ख़त्म होती है? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे करीब आऊँ? शायद तुम उकसाती हो मुझे ऐसी बातें करके। वो उसके कान के पास झुकता, गहरी सरगोशी करता उसके कान की लौ को धीरे से काट गया, जबकि खुशी बुरी तरह से सिसक उठी थी और अपना सांस रोक गई। वो कुछ बोलने के काबिल कहाँ बची थी। सामने वाले की खुशबू उसकी जान ले रही थी। फिर कुछ देर के बाद उसे अपनी कमर के जख्म पर कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। वो कोई क्रीम लगा रहा था। उसके सारे जख्मों पर बारी बारी वो क्रीम लगाता उसकी सांसों को भारी कर गया। उसके हाथों का स्पर्श महसूस करके अब खुशी से अपनी टांगों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया। जख्मों पर हल्की सी बैंडेज भी कर दी ताकि क्रीम फैले नहीं, और धीरे से शर्ट को वापस नीचे कर गया। उसके हाथ वो पहले ही छोड़ चुका था, क्योंकि विरोध करने की हिम्मत तो अब उसमें बची नहीं थी। अनिकेत ने धीरे से उसका रुख अपनी तरफ किया। उसकी आंखें भीगी थीं। अनिकेत का जी चाहा उसकी उन आंखों पर अपने होठों का मरहम रख दे। दूसरी बात, मैं हवस परस्त आदमी नहीं। कमिटमेंट करके मुकर जाऊं और तुम पर अपना हक जताऊं। वो बिना पलकें झपकाए बोल रहा था, जबकि खुशी ने अपनी भारी पलकें उठाई थीं। और पहली बात, वो जैसे उसके दिल में क्या था जान लेना चाहती थी। उसकी बात पर अनिकेत धीरे से मुस्कुराया था। पहली बात यह है कि मेरी कोई बीवी नहीं जिसे मैंने धोखा देकर तुमसे शादी की। उसके लिए आइंदा इल्ज़ाम मत लगाना। वो उसके नज़दीक होता उसे चौंका गया, जबकि उसके पीछे अनिकेत ने दरवाजे का लॉक खोला था। तो तलाक दे दिया आपने? वो हकलाते हुए बोली। नहीं, सरसरी अंदाज में जवाब देता वो बाथरूम में घुस गया। वो चाहती तो उसके कमरे से वापस जा सकती थी, लेकिन उस एसपी पर दिल भरोसा करने लगा था। चाहता तो वो कोई गुस्ताखी कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया था। वो हैंड वॉश करता वापस लौटा तो वो वहीं खड़ी थी। आपकी वाइफ कहाँ है? वो दिल में आया सवाल पूछ बैठी। वो धीरे से मुस्कुराता उसका हाथ थामकर मिरर के सामने ले आया। ये रही। उसकी बात पर खुशी की आंखें बड़ी हुई थीं। वो उसे बीबी कह रहा था। दिल की धड़कन जोर से धड़क उठी। मेरा मतलब है हर्षित की माँ। वो अब अपना सवाल थोड़ा बदल गई। वो गहरा सांस भरता रह गया। वक्त आने पर बता दूंगा, अभी जाओ हर्षित के पास, कहीं वो जाग न जाए। बात को घुमाता वो बेड पर आकर बैठा था, जबकि खुशी ने उसे शक भरी नज़रों से देखा। कुछ देर पहले कहे गए उसके शब्द याद आए। वो एकदम से डर गई। मैं बहुत बुरा हूँ, इतना बुरा कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे मेरे गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता और मैं सामने वाले की जान भी ले लेता हूँ। आपने अपनी बीवी को मार दिया? अचानक से खुशी के होंठों से निकला। वाट रविश! माथे पर बल डाले उसे घूरने लगा। आपने कहा था ना, गुस्से में आप किसी की भी जान। आपकी बीवी ने आपको दूसरी शादी करने की वजह से कुछ कहा होगा और आपने उनकी जान। वो बेध्यानी में उसके करीब आ गई थी। आप तो हैं भी पुलिस वाले, किसी को आप पर शक भी नहीं हुआ होगा, बल्कि आप तो बहुत आसानी से चुप, एकदम चुप। वो उसकी बेतुकी बातें सुनकर उसके होंठों पर उंगली रख गया। अब आवाज़ ना आए तुम्हारी, और ये फिजूल की बकवास दोबारा मेरे सामने मत करना। मेरे गुस्से को हवा मत दो, तुम्हारी भलाई इसी में है। अब जाओ यहाँ से। वो उसे बाहर का रास्ता दिखाता हुआ गुस्से से बोल रहा था, तो खुशी फौरन वहाँ से निकलने लगी। उसके पैर बुरी तरह लड़खड़ा रहे थे। उसे अनिकेत से डर महसूस हुआ था। अनिकेत को फ़ोन पर खबर मिली कि किशोर और उसकी वाइफ नैना पकड़े जा चुके हैं। एक पल की देर किए बिना पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था, जहां टॉर्चर रूम में उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा था। और ये टॉर्चर का ही असर था कि एक ही दिन में वो सब कुछ उगल चुके थे। किशोर ने चौधरी ब्रजेश के हर खुफिया अड्डे का बताया था और उसे बंदरगाह का भी बता दिया, जहां से वो 15 बच्चियों को बाहर देश में भेजने वाला था। रातों रात अनिकेत ने अपनी टीम के साथ उन सब अड्डों पर हमला बोल दिया था। बहुत से आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और गैर कानूनी सामान भी बरामद किया गया था। ब्रजेश चौधरी को भी उसके अड्डों पर छापे की खबर मिल चुकी थी। अब उसे छुपना था, यहाँ से फरार होना था, क्योंकि उसके साथ जुड़े सब लोगों ने अपने हाथ खटा लिए थे। ऐसे में उसे अंडरग्राउंड होना था, लेकिन समय रहते अनिकेत के छापा डालने से वो पकड़ा गया था। कहाँ तो इस केस को सॉल्व करते महीने हो चुके थे, कहाँ वो एक ही दिन में सब जीत चुका था। 2 दिन बाद वो तमाम कार्रवाई पूरी करता घर पहुंचा तो एक सुकून था। खुशी उसके बेटे की अच्छी माँ साबित हो रही थी। वो थका हारा टीवी लॉन्च में बैठा कि उसके नंबर पर उसके पापा की कॉल आने लगी। इन्हें कैसे पता चल जाता है कि अब मैं फ्री हो गया हूँ? वो सीधा बैठकर उनकी कॉल रिसीव कर गया। कैसे हो?
हमें पूरा यकीन है अभी भी तुम्हारे पास आने के इरादे नहीं हैं, इसीलिए हमने और तुम्हारी माँ ने खुद तुम्हारी तरफ आने का फैसला किया है। आ रहा हूँ कल अपनी बीवी और बच्चे के साथ, छुट्टियाँ मिल गई हैं मुझे। वो सोफे पर टेक लगा गया और गहरी सांस भरते बोला, वादा करो, तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं अब हमें। अच्छा, लेकिन वादा भी तो टूट जाता है ना। वो उन्हें तंग कर रहा था। केस सॉल्व हो गया था तो अनिकेत को ऐसा लगा जैसे उसके सीने से बोझ हट गया है, सुकून उतर गया था उसके अंदर। फाइनली वो लड़की बाइज्जत बरी हुई थी। उसे केस से अनिकेत ने कैसे निकाला था ये उसकी पहुंच में था। अपने पापा से कुछ बातें करता अब वो बेडरूम में गया था। रात काफ़ी हो चुकी थी और उसका सोने का इरादा था, लेकिन कमरे में एंटर होते ही चौंक गया। पूरे बिस्तर पर दोनों माँ बेटा फैलकर सो रहे थे। एक सुकून की लहर पूरे जिस्म में उठी थी। वो शावर लेता वापस उनके पास आया, धीरे से सोए हर्षित को उठाकर काट में लिटा दिया। उस पर अच्छे से कंबल डालता, उसके माथे पर प्यार करता वो उसकी जगह बिस्तर पर आया। पूरा जिस्म जैसे थकान का शिकार था। रुख पलटकर उस नाजुक से वजूद को देखा जिसका अंदर बाहर शीशे की तरह पवित्र था। वो रुख दूसरी तरफ फेरने लगा कि नींद में वो अनिकेत को हर्षित समझकर हग करती उसके सीने में मुँह छुपाने लगी। अनिकेत के तो दिल की धड़कन रुक सी गई थी। उसकी खुशबू अनिकेत की जान लेने लगी। वो उसकी गर्दन अपनी बाहों में लेता आंखें बंद कर गया। जी चाहा अपना हक जताकर अपना हक ले ले, लेकिन फिर जमीर ने गवारा न किया। वो उसकी नींद का फ़ायदा उठाना नहीं चाहता था, इसलिए आज की रात खुद पर पहरे बिठा गया। गाड़ी फुल स्पीड से सड़क पर दौड़ रही थी। खुशी ने गोद में बैठे हर्षित को गाल पर किस किया तो ड्राइविंग करते अनिकेत के चेहरे पर धीमी सी मुस्कान आई थी। खुशी, वहाँ कोई गड़बड़ मत करना, मैं तुम्हें सब कुछ समझा चुका हूँ। तुम पर भरोसा करते हुए मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब तुमने मेरे भरोसे का मान रखना है। वो मोड़ काटता प्यार से बोला था। जब भरोसा नहीं था तो ना बताते सच्चाई, और अगर अब बता दिया है तो इस पर बने रहें। वो भी पूरे कॉन्फिडेंस से बोली थी। अनिकेत ने उसे किशोर और नैना के मिलने से लेकर उन बच्चियों की रिहाई और चौधरी ब्रजेश के गिरफ्तार होने तक की सारी बातें बता दी थीं। खुशी को सबसे ज़्यादा खुशी उन बच्चियों की रिहाई पर हुई थी, और वो अनिकेत को धन्यवाद भी कर चुकी थी कि उसने अपना फ़र्ज बहुत अच्छे से निभाया था और अब उसके साथ जुड़े रिश्ते को भी निभाने की कोशिश में था। भरोसा है तो बताया ना, लेकिन ये जबान है ना जो ये फिसल सकती है, और अगर ये कभी फिसली तो मेरे हर रूप को तुम अच्छी तरह जानती हो। वो उसे घूरता हुआ बोला। ओह, मैं तो डर गई। वो बनावटी डरने का अंदाज करती उसे बहुत प्यारी लगी। फिर हंसी रोक कर बोली, बेफिक्र रहें, कभी आपका ये राज नहीं खुलेगा। हर्षित अनिकेत का सगा बेटा नहीं था, वो उसके दोस्त का बेटा था। उसका दोस्त भी पुलिस ऑफिसर था। उसने दोस्ती का भरम निभाते उसकी खातिर सीने पर गोली खाई थी और बच न सका। उस वक्त कावेरी उम्मीद से थी। अनिकेत ने उसकी सारी जिम्मेदारी खुद उठा ली, यहाँ तक कि उसे सहारा देने के लिए उससे शादी का वादा भी किया था। 1 महीने के बाद कावेरी की डिलीवरी थी और तब अनिकेत उससे शादी करने वाला था, लेकिन हर्षित की पैदाइश पर वो जिंदगी हार बैठी। यूँ अनिकेत ने हर्षित को अपना बेटा बना लिया था, और कोई ये बात नहीं जानता था कि हर्षित अनिकेत का सगा बेटा नहीं है। इस राज के बारे में वो खुशी पर भरोसा करते उसे बता चुका था। गाड़ी बड़ी सी हवेली में रुकी थी और उनका बहुत अच्छे से वहाँ स्वागत किया गया था। सबने हर्षित को हाथों हाथ लिया। अनिकेत के माँ बाप ने बहू और अपने पोते को दिलो जान से अपना लिया था। सो गया हर्षित। वो काफ़ी वक्त माँ बाप के साथ गुजार कर अब कमरे में आया। थकान के बावजूद खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। जी अभी सोया है। अरे कहाँ लेकर जा रहे हैं इसे? वो जो दुपट्टा एक तरफ रखते हर्षित को हक करके सोने के लिए लेटने लगी थी कि अनिकेत के हर्षित को उठाकर काट में लेटाने को देखकर हैरान हुई। वो उसके होठों पर उंगली जमा गया। आज की रात अनिकेत राणा के नाम। उसके कंधों पर हाथ धरता उसे तकिए पर गिरा गया। खुशी की आंखें आंसुओं से भर गईं। क्या हुआ? मेरा करीब आना अच्छा नहीं लगा? वो थम सा गया। मैं आम सी लड़की आपके लिए इतनी खास कब हुई कि आप मेरे साथ? उसका जवाब मैं कुछ करके देना चाहता हूँ। इतना कहता वो धीरे से लाइट्स ऑफ करता है और उस पर झुकता अपना प्यार उसके वजूद पर बरसाने लगा। उसकी संगत का जुनूनी अंदाज महसूस करती वो गहरी सांस भरती अपने आप को उसके हवाले कर गई। उसे अब किसी और सबूत की ज़रूरत नहीं थी। उसकी बाहों का नरम घेरा, उसके होठों का नरम स्पर्श खुशी को ये यकीन दिलाने के लिए काफ़ी था कि वो ज़िंदगी भर उसका साथ निभाएगा। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना।
रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।